बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का और आज पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म ने एक और फैसला कर दिया, जिस फैसले की बाज़गश्त आप सुन रहे हैं और ये फैसला बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के अहम फैसलों के लिए। जनाब राहील शरीफ साहब को, जो कि जनरल हैं, उनको प्रमोट करके आर्मी चीफ बनाया गया है और राशिद महमूद साहब को ज्वाइंट चीफ बनाया गया है। बहुत ही अहम सारे नाम हैं। जनरल हारून असलम साहब को नहीं बनाया गया आर्मी चीफ, जो कि सीनियर मोस्ट थे, और इस बात के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि उनको क्यों सुपरसीड किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जनरल राशिद और जनरल राहील की कैपेबिलिटी, इनकी अहलियत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा और नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि बहुत ही जाना माना नाम है, खास करके जिस घराने से इनका ताल्लुक है और फौज के अंदर जिस तरह से इनके घराने की और इनकी अपनी सर्विसेज हैं, उनको एक तवील अरसे से याद रखा जा रहा है और रखा जाएगा। राहील शरीफ, जनरल राहील शरीफ गुजरात से ताल्लुक रखते हैं और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने बहुत सारी अहम जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे जो न्यू डॉक्ट्रिन आई थी आर्मी की, इसमें उनका बहुत इनपुट था, इसको सराहा गया। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो नए आर्मी चीफ हैं हमारे, उनका बहुत जिक्र किया गया है, जिक्र किया जा रहा है, बहुत वेलकम किया जा रहा है। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में यूं भी हुआ है कि आज सवेरे प्राइम मिनिस्टर ने 2 जर्नलों से मुलाकात की, अपना फैसला किया। वैसे तो कई बार इस तरह हुआ, लेकिन अहलियत के मुताबिक ये फैसला अभी तक सब तबसरा निगार पे तबसरा कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या होंगे, कियानी साहब कितने कामयाब रहे, कियानी साहब ने क्या छोड़ा जिसको कि जनरल राहील आगे लेके चलेंगे, पुराने चैलेंजेस हैं, नए आर्मी चीफ है, ये पूरी जो सिचुएशन है इस खित्ते की, इंतखाबात भी होने हैं अफगानिस्तान के अंदर, विड्रॉल भी होना है, भारत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, दहशतगर्दी का खात्मा कैसे होगा, तालिबान से मुज़ाकरात नहीं होते तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, राहील शरीफ, जनरल राहील शरीफ कितना इस पे काम कर सकेंगे, कितनी अहलियत रखते हैं कि बड़े बड़े फैसले और बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं उनसे निमट सकेंगे। थोड़ा सा जनरल कियानी के हवाले से भी कि वो कैसा दौर था, कैसा रहा, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अहम फैसला हो गया, वो ये था कि अब चीफ जस्टिस भी 11 दिसंबर को रुखसत हो जाएंगे और तसद्दुक जिलानी साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो 2 अहम इदारे, 2 अहम सरबराह, क्या तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, इस पे बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा मुअज़्ज़ज़ पैनल भी हमें ज्वाइन करेगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस पहले तो आप सब लोगों को पाकिस्तान की फतह बहुत मुबारक हो। इतने अहम मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराया, हम सब बहुत एक्साइटेड है और बहुत बहुत मुबारक हमारे पैनलिस्ट को भी। हमें ज्वाइन करें जनाब इम्तियाज आलम साहब, सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ है जनाब शहजाद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह दिफाई तजिया निगार हैं, बहुत खूब बोलते हैं, बहुत शुक्रिया। जस्टिस तारिक महमूद साहब, जाना माना नाम है हमारे सबके, माशाल्लाह बहुत मोहतरम और फेवरेट, बहुत शुक्रिया सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज के अगर हम कहें कि सबसे अहम मेहमान जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब, जिन्होंने वक्त भी निकाला और राहील शरीफ साहब के हवाले से मेरा ख्याल है इनसे बेहतर कोई नहीं बोल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया है। लेकिन सबसे पहले मैं शहजाद चौधरी साहब से शुरू करती हूँ। शहजाद साहब, ये कैसा फैसला है, तीसरे लेवल पे थे जनरल राहील, उनको बनाना और उनको लेके आना ऊपर, और फिर हारून असलम साहब को ना बनाना, क्या इसमें कोई फेवरेटिज्म हुई है? देखिए, सबसे पहले तो राहील शरीफ साहब को बहुत मुबारक देने की बात है कि अल्लाह ताला उनका जो टेन्योर है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करे, पाकिस्तानी अफवाज के लिए अच्छा करे और उनके पाकिस्तान के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा करे। दूसरा, जनरल कियानी का जो दौर था 6 साल का, मेरे हिसाब से बहुत ही क्रेडिबल है, बहुत उनकी अच्छी लेगेसी है और बहुत सारी चीजें ऐसी छोड़ के जा रहे हैं जो कि जिनसे फौज को बहुत कुछ सीखना चाहिए और उनको कंटिन्यू करने की जरूरत होगी। रह गया फैसला कि इनमें से क्यों उनको चुना गया। देखिए, ये जो 4-5 लोग थे, सबके सब तकरीबन जो इस लेवल पे पहुंचते हैं वो एक ही जैसे होते हैं, उनके अंदर फर्क बहुत कम होता है। यानी पॉजिटिव्स को अगर देखा जाए, प्रोफेशनलिज्म, पॉजिटिव्स जितने भी हैं वो सबके सब तकरीबन एक जैसे होंगे, एक ही रास्ते से आए होंगे, एक चीजें करके आए होंगे, एक ही किस्म का विजडम रखते होंगे, वही तजर्बा होता होगा। जो अगर कोई रह जाता है तो वो एक तो बदकिस्मती होती है, एक शायद जो फैसला करने वाला है कुछ उसकी अपनी सोच और अपना वो लिहाज होता है कि उसने क्यों वो फैसला उस तरह किया,
اور تیسرے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جھول ہلکا سا کسی جگہ پہ اپنے ریکارڈ کے اندر کسی چھوٹی چیز کے اندر کوئی اس طرح کی چیز آ جائے وہ ضرور سامنے آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہمیں اس طریقے سے دیکھنی چاہیے. جنرل کیانی کے دور کے اندر دو چیزیں بہت اہم تھیں. ایک تو انہوں نے جس طریقے سے مدبرانہ طریقے سے تعلقات سول ملٹری کے جو رکھے اور جس طریقے سے جمہوریت کو تقویت دینے کی کوشش کی, اور یہ یاد رکھیں کہ پریشرز اندر سے بھی اور فورس کے بہت زیادہ تھے. صحیح. کیونکہ ایک اپنا فورس کا رویہ اور مزاج تھا, اور باہر سے بھی تھے. بہت سے لوگ کہتے تھے جی فوج نے ستو پیے ہوئے ہیں, میں کہہ رہا ہوں ہر فوج کا اپنا مزاج بھی تھا. اس مزاج کو دھیما کرنا, اس مزاج کو تھوڑا سا سنبھالنا, اس مزاج کو اس طرح کا نہ اپریشیٹ ہونے دینا جہاں پر کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر اس کا دخل اندازی نظر آئے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر باہر کی مشکلات اور مصیبتیں وہ بھی بے انتہا تھیں. چاہے وہ اسامہ بن لادن تھا, چاہے سلالہ والا تھا, چاہے لوگوں کی یہ آوازیں کہ ستور لے کے پی کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود فوج کو وہ بھی کرانا جو اس کا فرض ہے, اور پھر تعلقات کو بھی لے کے آگے جانا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بالکل. اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو بھی اوائڈ کرنا, یعنی پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا انہوں نے اپنے پورے 6 سال کے اندر. ایک اور چیز بتاؤں آپ کو, چھوٹی سی بات کروں گا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے اتنا ان 5 میں سے کوئی ٹاورنگ آدمی نہیں تھا جس کو کہ ہم شروع سے کہتے کہ یہ ہے چیف اگلا. اس کا مطلب 5 کے 5 برابر تھے, سب ایک ہی جیسے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو تھا جو ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو گرومنگ تھی وہ ایک ہی طرح سے ہوئی تھی. اور نہیں, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. میں جنرل صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ بی بی سی نے تو آپ کو کوٹ بھی کیا ہے کہ آپ نے میاں صاحب کو مشورہ دیا کہ جنرل راحیل جو ہے ان پہ آپ اپنے بچوں سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں. کیا یہ درست خبر ہے, اور کیا آپ سے واقعی مشاورت ہوئی, اور کیا صرف لائلٹی فیکٹر اور اس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, یا کیپیبلٹی بھی دیکھی گئی؟ رحیم, مجھ پر الزام کے جو ہے نا بچھاڑ ہے آج ہر طرف سے, اور حقیقت کیا ہے وہ مجھے پتا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نہ میں نے کوئی لابینگ کیا ان کے لیے, نہ کوئی میرے ان پٹ نے کوئی فرق ڈالا ہے, نہ میاں صاحب نے جو فیصلہ کرنا ہے چیف ایگزیکٹو کی اپنی پریولیج انہوں نے استعمال کی. بیسٹ آف دا بیسٹ اس اسٹیج پہ آ کے اس کو وہ کرنی پڑتی ہے. اور جس طرح سے شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 4 یا 5 جتنے میدان میں تھے, ان میں سے کوئی اس قسم کا نہیں تھا کہ جو بالکل کلیئر کٹ اسٹینڈ آؤٹ کرتا تھا. اور لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے سر, راحیل شریف صاحب نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے. تھوڑا سا اس کر کے لوگ زیادہ بات کریں جی, تو ایکسپیرینس جی تھوڑا سا چلنے دیجیے, میں بات کروں گا. راحیل شریف پرابیبلی اگر کسی سے نمبر لے گئے اور کوئی بڑی بات نہیں ہوئی, صرف ایک افسر رہ گیا, نمبر 1 پوزیشن پہ آ گئے. نمبر 1 پوزیشن چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تھی, نمبر 2 اس پہ چلے گئے. نمبر 3 ان کا پوزیشن بنتا تھا آرمی چیف کا, یہ نمبر 3 تھے, اور نمبر 3 پہ آ گئے, ایک رہ گیا. اور جہاں تک راحیل شریف کے حصے میں قرۂ فعال کا پردہ تھا, وہ ان کی میچورٹی, ان کی پروفیشنلزم, ان کا سسٹم کے اوپر اعتماد اور ایمان, اور اللہ پہ بھروسہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں راحیل شریف نے ایک دن بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی, حالانکہ میں اور وہ بہت قریب رہے اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, ایک فیملی کے ممبر کی طرح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو قصبیہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی مجھ سے کبھی ایک لفظ بھی کہا ہو, اور خاص کر اس موقع پہ جبکہ وہ میدان میں تھا, کمپٹیشن میں تھا, ایسے موقع پہ بے شمار لوگوں نے ان کو ایمان چھوڑ گیا تھا, اور کچھ اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے دائیں میں ہاتھ پاؤں مارے, اور پرابیبلی وہی چیزیں ان کے خلاف چلی گئی. لیکن اس راحیل شریف صاحب کا جو سسٹم کے اوپر اعتماد تھا اور ایمان تھا, اور میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہو سکتا تھا, ایک بہترین چوائس ہے. اور یہی وہ وجہ تھی جس کی ٹھیک بہت, یہ تو خیر ہم سب مان رہے ہیں کہ کوئی بھی ان میں کم یا زیادہ نہیں تھا, نہ ہی کوئی کمپٹیشن کی بات ہے سر. ایک جمہوری پروسیس آگے بڑھا ہے امتیاز صاحب, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے, کہ آج ہی 2 چیف جسٹس کا نامینیشن ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف پرائم منسٹر کے اوپر تنقید ہو رہی تھی, تاخیر سے فیصلے ہو رہے ہیں. کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے, یہ دونوں لوگ چیف جسٹس آف پاکستان اور کیانی, یہ ٹرانزیشن کے لیڈر تھے یا اپنے آفس ہولڈرز تھے.
اور ٹرانزیشن کی جو اچھی باتیں ہیں اور بری باتیں دونوں کے ساتھ ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. ٹرانزیشن مطلب آمریت سے فوجی حکومت سے جمہوریت کی طرف. اس میں ایک اعتبار سے جنرل کیانی کا رول اس حد تک ٹھیک رہا کہ انہوں نے معاشرہ لگایا. میرا خیال ہے وہ معاشرہ لگا نہیں سکتے تھے. معاشرہ لگانا خالد جی کا واڑا نہیں ہے کہ جو اٹھے معاشرہ لگا دیں. ایک اینٹی مارشل لا فیلنگ تھی, اینٹی کلائمیکس تھا مشرف کے پیریڈ کا کہ آرمی کو بریدنگ پیریڈ چاہیے تھا ٹو گیٹ اوے فرام دا سویلین افیئرس. جنرل کیانی نے جو انڈین ڈاکٹرن تھا, کیا اسے کولڈ کیا کہتے ہیں, کولڈ سٹارٹ, اس کے بارے میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا کام کیا. اس کا توڑ اس کے لیے جو انہوں نے, اس میں بھی راہیل شریف صاحب کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے اس کا توڑ نکالا کہ ایک اپنی فوجی پریپیئرنس کی پروفیشنلی. لیکن میں جنرل مشرف کو جنرل کیانی کے حوالے سے کہوں گا کہ وہ سیاست میں رہے. ان کا جو رد عمل تھا ایبٹ آباد کمیشن کے, ایبٹ آباد کے واقعے کے اوپر, یعنی اسامہ بن لادن پہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوفناک حد تک غلط تھا. پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا. ہمیں وہ پوزیشن نہیں لینی چاہیے تھی. ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے انٹیلیجنس دی اور امریکی نے یہ کام کر دیا اور یہ سب سے بڑا ٹیررسٹ تھا اور ہمارا بھی دشمن تھا, امریکیوں کا دشمن بھی تھا. سینسیبل بھی یہ تھا, مشکل میں ڈال دیا. پھر میمو گیٹ تک بات چلی گئی اور اس میں فوج کھڑی ہو گئی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی معاملات میں ایک حد تک مداخلت جاری رہی ان کے دور میں بھی. لیکن میں جنرل کیانی کے ریٹائر ہونے پر انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک فوجی کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں, ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ریٹائر نہیں ہوئے. یہ ایک اچھی بات ہے, درست بات. ان مثالوں کے مقابلے میں جب آئین توڑے گئے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا. یہ جو مجھے معلوم نہیں ہے, اور میں حیران ہوں آپ لوگ میڈیا والوں پہ کہ آپ اس مسئلے کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہے ہیں. ایک آرمی چیف کی جمہوریتوں میں خبر 2 لائن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سارے میڈیا پہ دسیوں پروگرام ہو رہے. جنرل راحیل کیسے ہیں, شریف کیسے ہیں, جنرل ہارون کیسے تھے, جنرل راشد کیسے ہیں, کمپیرزن ہو رہے ہیں. میں چیلنجز کی بات ہو رہی ہے, کے بارے میں میری تو کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں. امتیاز صاحب مگر چیلنجز کی بات ہو رہی ہے, چیلنجز تو بہت بڑے بڑے ہیں نا. میں تبصرہ کر رہا ہوں ان تبصروں پہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے کیا پروفیشنل کنڈکٹ ہے, نہ پروفیشنل. آپ بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن دیکھیے کیا جنرل کیانی کے 6 سال کے اندر جنرل کیانی جو ہمارے ٹاپکس کا, سیاسی ٹاپکس کا ڈسکشن موضوع نہیں رہے. بالکل تو اگر وہ رہے, انہوں نے فیس بھی کیا, تو اگر وہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پبلک ایرینا کے اندر ایک نیشنل آرمی ہے. پبلک ایرینا کے اندر کم از کم شروع کے حد تک کسی حد تک یہ ڈیٹرمن ضرور کیا جائے گا کہ ان کا جو رستہ ہے, جو ان کا ڈائریکشن ہے. امتیاز صاحب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 5 بجے ایک پیج بنا ہے ان آفیشیل راحیل شریف صاحب کے نام پہ, 12,000 لائکس آئی ہے 3 گھنٹوں کے اندر. سر ان آفیشلی فیس بک پہ پیج بنا ہے راحیل شریف صاحب کا, 12,000 لائکس آئی ہیں سر 3 گھنٹوں کے اندر. میری بات سنیں, یہ چیز تو ہے نا. راحیل شریف کے ساتھ پاکستان کے چند شہدائے اعظم کا نام آتا ہے. جب ان کی فلم دکھائی جا رہی تھی تو کتنے لوگ روئے ہوں گے اور کتنے لوگوں کے آنسو نکلے ہوں گے کہ یہ اس شہید کا بھائی ہے جو آج یہاں گیا. بالکل ہے, تو یہ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ شہیدوں کی ونڈیکیشن ہے. ایسے وقت میں جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو قاتل ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو اسلام کے دشمن ہیں, پاکستان کے دشمن ہیں, وہ شہید ہیں, اور افواج پاکستان کے لوگ جو چپے چپے کے لیے مر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, ہماری اور آپ کی جان کے لیے قربانی دے رہے ہیں, وہ شہید نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اپوائنٹمنٹ ان کے لیے ایک تعزیانہ ہے, ان کے لیے ایک لعنت ہے. بالکل, اور یہ اچھی بات ہے کہ انہیں لگایا گیا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے, میں پیشہ ورانہ بات نہیں کر رہا. ہاں ایک بڑا چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں جنرل کیانی نے 2 باتیں بہت زبردست کی. ایک یہ جو انہوں نے کیا سوات کا آپریشن. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی ول گو ڈاؤن ہسٹری ایز اے گریٹ جنرل, جس نے بہت سکسیسفل آپریشن بھی کیا اور ریہیبلیٹیشن بھی کرتا. لیکن ہارون اسلم وہاں پہ تھے جنہوں نے 2.5 ملین لوگ, 25 لاکھ لوگ وہاں سے گئے, بحال ہو گئے. میں سمجھتا ہوں جنرل کیانی, میں اس سے پہلے کہ سر اچھا چیف جسٹس کو مجھے آنا ہے, بات ختم. جی دوسرا انہوں نے جو کہا کہ پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی کا ہے. میں اس نئے جنرل صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر یہ ڈلیور نہیں کرتے اس بات پہ, پاک افواج, ایئر فورس, آرمی, نیوی, سب ISI, MI سب مل کر انہیں پاکستان کے عوام کو یقین دلانا چاہیے سویلین پرائم منسٹر کی قیادت میں کہ یہ دہشت گردوں سے
पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिक्योरिटी को जो सबसे बड़ा चैलेंज है और हमारे बैरून दुश्मनों के बिल्कुल, ये तो उनकी उससे ये मुक्ति दिलाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये तो होना चाहिए। बात ये सर मैं ब्रेक से पहले क्विकली चीफ जस्टिस साहब का भी अनाउंसमेंट। कहां से आ गए बीच में? नहीं, दोबारा लाती हूं उनको, क्योंकि जस्टिस साहब बैठे हैं 12 तक है आप अभी नहीं, मगर उनका फीडबैक भी तो चाहिए ना सर। क्या ये भी तब्दीली वाकई आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज ही 2 फैसले किए, बल्कि वजारत दिफा का कलमदान भी दे दिया ख्वाजा आसिफ को? नहीं बीबी, देखे ना, वो वजारत जो दिफा का जो कलमदान दिया गया ना, वो असल में बात है कि देखें, हमारी जुडिशरी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुछ भी है, डिक्टेटरों से लड़ना बहुत आसान होता है, एक लिहाज से मुश्किल भी बहुत होता है, आसान भी बहुत होता है, लेकिन सियासतदानों के साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है बात। मिसाल के तौर पर आप ही लोगों ने हेडलाइन लगाई ना कि जनाब अगली पेशी पर अगर 35 आदमी नहीं हुए तो फिर जो है वजीर दिफा पेश हुआ। हर कोई जानता था कि वजीर दिफा कौन है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर पेश हो। तो गुजारिश है कि बड़ी सीधी सी बात है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर यही कोर्ट का ऑर्डर है वो कल को कह सकेंगे अदालत का। आर्मी चीफ की भी बात की है सर, आर्मी चीफ भी इधर छड़ी लेंगे और उधर जाएंगे कोर्ट में। बीबी मेरा ख्याल है, देखिए हमें ग्राउंड रियलिटी को देखिए, ग्राउंड नहीं बीबी देखिए ग्राउंड रियलिटी को मान लेना चाहिए। ये है गो के हम जो है कानून के मानने वाले हैं, हम उन बातों को नहीं मानते, उनके हम खिलाफ है, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी है, उसको किसी तरीके से चेंज करना है। आज आके ना कोई बिल्कुल हीरो बनने की कोशिश ना करे, तरीके से होगा जैसे टर्की में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कि एक तो हम आगे जाके बात करेंगे कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जनरल कियानी ने अपनी लेगेसी छोड़ी है, उसको क्या क्या फॉलो किया जाएगा, फिर किस तरह से रिलेशनशिप बनाई जाएगी, चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं अगले 1 महीने के अंदर। एक ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहस में दोबारा से सब मेहमानों को भी खुश आमदीद। और जनरल साहब, आपसे हम दोबारा अगर शुरू करें कि क्या आपकी तवक्कुआत हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, नए आर्मी चीफ से, और जनरल कियानी की जो कारकर्दगी है, आप किस नजर से उनको देखते हैं? देखिए जी, मैं तो बड़ी उम्मीदें हमें रखनी चाहिए और रखेंगे। जनरल कियानी प्योर एक प्रोफेशनल सोल्जर थे और प्रोफेशनलिज्म उन्होंने आखिर तक अपनी मेंटेन रखी। बेशुमार उसके ऊपर प्रेशर्स आए हर तरफ से कि वो सिविल मामलात में मुदाखलत करें, लेकिन उन्होंने फौज को सबसे पहले काम ये किया कि फौज को सिविल मामलात से उन्होंने मुकम्मल तौर पर उन्होंने उसको अलहदा कर दिया। अलहदा करने के बाद उनकी परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में फौज की जो जितनी बेइज्जती हुई थी और जहां पर फौज से लोगों के नफरत वगैरह था, उस नफरत को उसने मोहब्बत में बदल दिया और एक्सेप्टेबिलिटी फौज की करा दी, फौज को डिटैच कर दिया, पहला काम। दूसरी बात यह थी कि जिस किस्म की जमहूरियती पीपल्स पार्टी के ये जो 5 साल गुजारे, उन्होंने अपने सब्र और इस्तिकामत का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने आप को दूर रखा और एक बहुत ही अच्छी उन्होंने रवायत कायम कर दी, न सिर्फ खुद बल्कि आइंदा आने वालों के लिए कि वो अपने फौजी मामला से ही लोग अपने आप को मुताल्लिक़ रखें फौज के कमांड वाले, और सिविल मामलात को और सियासी मामलात को सियासतदानों पर छोड़ दें, पहली बात। दूसरी बात, मैं जनरल राहिल शरीफ साहब के बारे में कहना चाहता हूं कि वो भी कियानी साहब से बल्कि 2 कदम बढ़ के ज्यादा प्रोफेशनल है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सियासी हुकूमत को जितनी इस्तिकामत और स्ट्रेंथ की जरूरत है वो इंशाल्लाह उसको प्रोवाइड कर लेंगे। जहां तक तालिबान के हवाले से उनकी दहशतगर्दों के हवाले से क्या अप्रोच है? क्या वैसे ही सोचते हैं जैसे जनरल कियानी सोचते हैं? बिल्कुल, जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, तालिबान जिस किस्म की कार्रवाई में मुब्तला है उनके लिए किसी किस्म की कोई अप्रूवल नहीं है, और जो भी कौमी लेवल पर, सियासी लेवल पर फैसला जिस वक्त सामने आएगा, कौम फैसला करेगी, एपीसीज के थ्रू फैसला कर ले या पार्लियामेंट के थ्रू फैसला कर ले, अफवाज पाकिस्तान को उसकी मुकम्मल हिमायत के लिए इंशाअल्लाह राहिल शरीफ साहब उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह कियानी साहब ने सवात में उनको इस्तेमाल किया, जिस तरह से कियानी साहब ने रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में। जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कितनी चॉइस ऑफ जरूरत है जी,
अल्लाह करे सर, अल्लाह हमारी तो दुआएं हैं, लेकिन चौधरी साहब नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल साहब इतने वसूख से बातें नहीं, मैं वसूख से इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं जब जानता हूँ, जब इनके दिल के इतने करीब तो इन्होंने कैसे सिफारिश की? मैं आपको, आप सिफारिश की बात को छोड़ दीजिए। जब एक आदमी जब एक आदमी एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, जब आप एक दूसरे के क्वालिटीज आप जानते हैं, उसके ऊपर आप राय रखते हैं। ये क्या बात हुई कि मैं अगर उसकी तारीफ कर रहा हूं तो इसका मकसद ये है कि मेरी सिफारिश थी या मेरा कोई इनपुट था उसमें। बिल्कुल आपने नहीं की तो आपने जाती की। मैं कहता हूं कि अगर आपने हक मारा उनका। अच्छा, ये और बात चली जाएगी, लेकिन चौधरी साहब ये मुझे बताएगा कि इतने अहम फैसले करने हैं, मतलब अगर तालिबान से मुज़ाकरात नहीं होती, ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा, आपको लगता है कि सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पे होगी इस मामले के? देखिए, मैं बारहा इस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं, आज भी एक दो प्रोग्रामों में पहले भी कहा कि कुदरत ने और किस्मत ने दो शरीफों को एक ऐसे वक्त में इकट्ठे ला खड़ा किया है। 3 शरीफों का सर, कम से कम 2 तो उसमें बहुत कलीदी हैं, दो तो बहुत कलीदी हैं जिनको के बहुत अहम फैसले करने हैं। आज वक्त उस धारे पे खड़ा है, कौम उस धारे पे खड़ी है जहां पर यह फैसला होना है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। कुछ इबहाम, कुछ कंफ्यूजन हुकूमत के अंदर नजर आता है, सियासी सिस्टम के अंदर नजर आता है, चाहे मुज़ाकरात का है या मुज़ाकरात ना करने का है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ अमल नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, एक स्टैग्नेशन का अमल है। उस स्टैग्नेशन को एक कोई फौज जो कि ऑपरेशनली डिप्लॉयड हो, जंग के माहौल में हो और जंग के अंदर हो, वो इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने जानों की कुर्बानियां दी है, इन्होंने अपना वक्त और अपनी हर किस्म की कुर्बानी दी है। इसलिए वो चाहेगी कि एक बिल्कुल क्लियर लाया अमल हो कि हमारा रोल आने वाला है ना, हमारा रोल क्या है। हम जी, क्योंकि देखिए इंतखाबात होंगे अफगानिस्तान के अंदर, फिर इंडिया के अंदर अगले साल होंगे। आपको भारत से, अफगानिस्तान से, ईरान से, मेरी बात सुनिए, मैं उसके बारे में बात करता हूं। फिलहाल हम फौज की बात करें, दी पावर ऑफ वॉर, उसकी बात करें सिर्फ, ठीक है ना। जो पॉलिटिक्स ऑफ वॉर है उसको छोड़ दीजिए, पावर ऑफ वॉर की बात करें। तो ये जो पावर ऑफ वॉर है, ये इस वक्त जनरल शरीफ को हैंडल करनी पड़ेगी, और ये हुकूमत को, ये जैसे हम समझते हैं ना कि बड़ा पहली काम चलेगा, प्रेशर्स इस किस्म के आएंगे कि यही जनरल राहील शरीफ इसी हुकूमत से पूछेंगे 4-6 महीने बाद कि मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या रास्ता आपने चूज किया, अगर बातचीत करनी है तो कीजिए और क्लैरिटी मुझे दीजिए। आप ऐसा देख रहे हैं? एब्सोल्युटली, लेट देयर बी नो कंफ्यूजन। जनरल राहील शरीफ ये पाकिस्तान आर्मी का जनरल है, ये नवाज शरीफ का जनरल नहीं है, और कोई जनरल नवाज शरीफ का जनरल नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी के जनरल नहीं है, पाकिस्तान के। थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, फौज जो है ना, एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे मौका दे दीजिए। फौज का इदारा बजाते खुद इंटरनल डिमेंशंस होती हैं, जाने जाती हैं, जंग के अंदर महाज के ऊपर है, इसलिए मेरा अपना अंदाजा ये है। अच्छा, बहुत क्लैरिटी के साथ ये इंपॉर्टेंट बात बलोच साहब की है वैसे, क्या हमारे इसमें कोई दो राय नहीं है जो कुछ चौधरी साहब फौज की छोटी सी। मैं जनरल साहब की बात सुनने पे मैं आती हूँ। जी जनरल साहब जी, इम्तियाज साहब आप इतनी देर में बात कर लें। जी जनरल साहब का खमीरा गाउजबान खाया करें। अच्छा, नहीं, आप ये कह रहे थे कि आप तरतीब कर रहे हैं इनकी बात की। ये नवाज शरीफ की अपॉइंटमेंट नहीं है, पाकिस्तान के अवाम ने एक वजीर आजम मुंतखब किया है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, आइन ने उसे इख्तियार दिया है और उसने अपने स्वाबीदी इख्तियार इस्तेमाल किया है। ही इज द अपॉइंटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट मिस्टर शरीफ, and Mr. Sharif happens to be the Prime Minister. दुरुस्त बात है, लेकिन सर वो प्रेशर्स की बात करें। Number 2, the army. Army is also a subordinate. Army is also a subordinate. Army is also a subordinate institution. एक ताबे इदारा है इंतजामिया का, एग्जीक्यूटिव जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है। ये असल में अच्छा और नहीं सर, वो प्रेशर्स की बात, मसलन पॉलिटिकल क्या है। अच्छा, मैं इसको मजीद इलैबोरेट करना चाहती हूँ, जैसे साहब से पूछ रहे हैं। बात तो करने दे, जनरलों इन मामला जनरलों से बड़ी जान छूटी है, हमें सिविलियन पे बात कर रहे थे ना, अब बात क्या होती है, जरा सब्र कीजिए, समझ लीजिए ना, समझ लीजिए, बात तो समझ लीजिए, हमें बात तो समझे। जी वो ये है कि दुनिया में ये नहीं हो, ये आप बात ही कह रहे हैं कि दुनिया भर में जब सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, जो मुल्कों के लिए स्ट्रेटेजीज बनती हैं, उसमें आर्मीज का और उनका एक दूसरे रोल होता है, पिवटल रोल होता है। वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ पॉलिसी बाय अदर मीन, बाय पॉलिटिक्स, सो ये गुंदा हुआ है, ये गुंदा हुआ है सियासत और अच्छा, उसके बारे में क्या कहा? पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स में
जो इंग्लिस्तान के वजीर आजम चर्चिल ने क्या कहा कि जंग इतना सीरियस बिजनेस है कि जर्नैलों को जब बेनजीर को कहा, जब बेनजीर को एक रिटायर्ड जर्नैल ने कहा, जो उस जर्नैल थे इस जलालाबाद के मामले पे, कि फिर क्या होगा, कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। हम जानते हैं जब बेनजीर को दूसरी बार जब कहा, जब कारगिल हो रहा था, तो उसने पूछा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। जनरल साहब तो फिर फुर हो गई ये अच्छा, मैं जस्टिस साहब ये बात कितनी दुरुस्त है। जैसा मैं आपके पास आती हूँ, बिल्कुल वो देखिए, अगर वो कहते हैं जी पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है हमने तालिबान से बातचीत करनी है, फौज कहती है जी हमारे लोग मर रहे हैं और हम जंग करना चाहते हैं, मैं आपको क्या आपको लगता है कि इस मामले के ऊपर एक पेज पे आएंगे? सर जज साहब से पूछ के आपके पास एक बात बता दूं, आएंगे इन्हें डिफरेंट। एक बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि अगर पाकिस्तान के लोगों ने ये जंग जीतनी है, सिर्फ जनरल्स और मौजूदा हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर को एक पेज पर नहीं आना पड़ेगा, आपको, मुझ पर, तालिबा, इम्तियाज साहब को, हर एक को आना पड़ेगा। इसमें देखें दुनिया में पहले भी जो लड़ाइयां हुई हैं उसमें देखें पहले आप सारे एक पेज पर आए हैं, ये है बनी ही आपकी ताकत। और अगर आप तकसीम रहेंगे, जिस तरह माफी चाहता हूं आजकल के मुख्तलिफ चैनल भी, मुख्तलिफ एंकर भी मुख्तलिफ बातें करते भी, खुदा के लिए इस टॉपिक पर एक पेज पर आ जाए कि अगर वो तालिबान हमारे दुश्मन है या हमारे दोस्त हैं, एक पेज आ रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह तकसीम रहेंगे, आप जनरल और प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मैं इवन आम लोगों की बात कर रहा हूं, सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं। अच्छा, मगर अब एक और खतरा भी तो पनप रहा है ना, लोग कह रहे हैं कि ठीक है अब आर्मी की तरफ से इतना खतरा नहीं है, मगर कोर्ट की तरफ से, मतलब चीफ जस्टिस साहब कोर्ट से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जी कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात, कुछ दिन है, कुछ अहम फैसले हैं, आर्मी चीफ को शायद फैसला करना पड़े, आना पड़े, बताना पड़े मिसिंग्स का। बीबी कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले दिनों में जो मैं कुछ चीजें देख रहा हूं जिसकी हमको तवक्को करनी चाहिए। देखें आइन अपनी जगह वैसे के वैसे मौजूद है, 184 की जुरिस्डिक्शन जो है, ये मेरी पेशगोई लिख ले, हो सकता है मैं गलत हूं, इसकी जिस तरीके से पिछले 4 सालों में इन्होंने रीडिफाइन किया ना, ये रिवर्स गेयर जरूर लगेगा। जिस तरह कंटेम्प्ट नोटिस पहले जारी होते रहे हैं, ये यकीनन उस पर भी मतलब हाथ हौला रखा जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर डिसिप्लिन, जैसे मिसाल के तौर पर यह बड़े दुख की बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कुछ हुआ, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कौन गलत था या कौन सही था, लेकिन अल्टीमेटली तो जो कुछ वहां पर कहा गया और जो कुछ अल्टीमेटली हुआ, ये बड़े दुख की बात है। देखिए ये भी तो सुप्रीम कोर्ट पर इन अ वे ये बड़ा तारीख दिन था, ये कुछ बात नहीं है। बिल्कुल, और ये जहां पे चीफ तेरे जाने से बेशुमार लगता था, वहां कुछ और लग रहा था, जो हम रिपीट नहीं कर सकते। सही बात, सबसे बड़ी बात है आप करेंगे, डिसिप्लिन भी होगी, डिसिप्लिन खराब हुआ है। आने वाले दिनों में जो जरूरत होगी, ये मैं मैसेज दे रहा हूं आने वालों को कि देखो दूसरे जो जाने वाले हैं उनकी गलतियों से सीखें। यही जाने वालों की गलतियों से जनरल साहब सीखने की बात हो रही है। और जनरल कियानी ने, जी सर मैं आपके पास से आ रही हूं, जनरल कियानी से भी कुछ गलतियां हुई होंगी, क्या अभी भी आपकी जो हुकूमत है वो फौज के साथ खड़ी होगी कि अगर वो कहती है हम तालिबान से बातचीत नहीं कर सकते, हमने नहीं करनी, लड़ाई करनी है, आप क्या करेंगे? जो लोग आपके पास बैठे हुए हैं, चूंकि वो करीब हैं, लिहाजा वो तमाम का तमाम टाइम वो ले रहे हैं, मेहरबानी करके 2-3 मिनट मुझे, नहीं जनरल साहब ज्यादा ले रहे हैं, 2-3 मिनट मुझे दे दीजिएगा। देखें ये जब पॉलिसी बनती है कि टेररिज्म के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहिए, सियासी तौर पर ये फैसले होते हैं और हमारी पार्टी जिस तरह से अब तक करती रही है और इंशाल्लाह इस तरह करती रहेगी कि पूरे कौम को एक पेज पे लाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले फौज से पूछा जाता है कि उनकी कैपेबिलिटी, एक मिनट में बात जरा सुने भाई साहब, अगर कोई बात कर उठाए और मेरी बारी अभी, बात तो सुने ना जी। तो सबसे पहले फौज से उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में मालूम की जाती है, इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और उनकी तादाद और उनकी अहलियत वगैरह कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो एबिलिटी आर्मी की कितनी है, एयरफोर्स क्या सपोर्ट कर सकती है, नेवी का अगर कोई इनपुट है तो वो उसका कितना इफेक्ट होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब ये चीजें जिस वक्त की जाती है, सियासी क्यादत अपना माइंड बना के पूरी कौम को एक स्टेज पे लाने की कोशिश करता है और ये कोशिश की जाती है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, ज्वाइंट सेशन के थ्रू, हर आदमी को, और इसमें मैं कहता हूं कि मीडिया को भी साथ ले जाना चाहिए, सबको एक पेज पे लाने की जरूरत है। एक पेज पे जिस वक्त आ जाते हैं, अगर फैसला किया जाता है कि ताकत इस्तेमाल करना है, फौज उसमें कभी भी हेजिटेट नहीं करेगी। अगर ये भी फैसला, इसके चांसेस है
आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ऑल पार्टीज नए कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ भी आएंगे, आसमा एक मिनट, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी, एक मिनट आसमा जरा बात करने दे, आसमा प्लीज। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी ये फोरम है जिसको बुलाया जा चुका, जिन्होंने फैसला किया कि बात करना है, डायलॉग के जरिए इसको मसले को तय करना है। अभी ये दरमियान में जो इंसिडेंट हुआ कि मुल्ला मसूद वाला, चाहिए ये था कि हम दोबारा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तरफ जाते, मामले को उधर रेफर करते, लेकिन तारीख इंसाफ ने दरमियान में जब्त करके एक नई नज देने की उसको कोशिश की, नई राह पे डालने की कोशिश की। अभी भी देर तो नहीं हुई जनरल साहब, अभी भी देर तो नहीं हुई, कौम को तकसीम करने की कोशिश चाहिए। लास्टली मैं आपसे ये भी पूछती चलूं, क्या सर मैं ये भी पूछती चलूं आपसे कि ये अब जो मामलात हैं इसके ऊपर आपने जाहिर है कि आर्मी की क़यादत को बताना है, उनको साथ लेके चलना है। आर्मी इस मुल्क की आर्मी है, एक सबॉर्डिनेट इंस्टीट्यूशन है, उनको बिल्कुल ये नहीं है कि उनसे अब बात की अप्रूवल लेना है, उनसे कंसल्टेशन जरूर की जाती है, उनका इनपुट जरूर लिया जाता है, उनके ऊपर जो रिएक्शन होगा किसी पॉलिसी का उसके बारे में भी उनसे पूछा जाता है, लेकिन लास्ट वर्ड इज ऑलवेज दैट ऑफ द पोलिटिकल गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट लोगों के वोटों से आया होता है और वो फाइनल होता है, और उसको फाइनल होना चाहिए। सबको एक पेज शहजाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि प्रेशर आएगा कि भाई कुछ भी है। ये तो बात जो पावर डायनामिक्स पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है उस हिसाब से इनकी बात ठीक है। ये पुरानी बात पाकिस्तान उसमें हमारी तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है। इस तरह हुआ है 5 साल, आपने देखा क्या हुआ, और दुनिया के तजर्बे और पाकिस्तान के तजर्बे सीखते हुए बात करेंगे। मैंने तो शिकानी साहब ने क्या किया, पाकिस्तान का ही था, उन्होंने को डायरेक्शन तय करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन तय करनी चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि हम सबको, जज साहब कह रहे थे कि हम सबको एक पेज पे होना चाहिए, हुकूमत किस पेज पर है? क्या हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म है? बिल्कुल है। अगर वो है फिर वो इम्तियाज आलम से पूछे, वो शहजाद साहब से पूछे, जज साहब से पूछे कि जी आप इस जनरल साहब कह रहे हैं कि है, हम तो और मैं ऑल पार्टीज होनी चाहिए। कौम ये फैसला कर दिया इस्तेमाल करना है, ताकत ये तालिबान अपने एजेंडे से हटने वाले नहीं है, फिर फैसला करना पड़ेगा सर। कौम ने फैसला करना है, कौम ने करना है, नाकाम हो नहीं करना है। तारीख सेट करे, वो कह रहे कौम ने फैसला करना है, बाकी सर टाइम खत्म हो गया। जी जी, ये तय कि अगर ये बातचीत नाकाम हो जाए, ठीक, उसकी तारीख सेट करें, ठीक, जिस दिन ये आ गया एपीसी में कि हमने कार्रवाई करनी है, इत्तेहाद टूट जाएगा। अच्छा सर, देखिए 4-6 महीने की बात है, मार्च अप्रैल के एंड तक क्लैरिटी के साथ आर्मी और गवर्नमेंट को बैठ के इसका